हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्रह्मोस से तीसरे देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी हां, भारत ने फिलीपींस को दिया ब्रह्मास्त्र तो आग बबूला हुआ चीन देने लगा ये धमकी, तो वही बताएंगे। अमेरिका ने भारत की 3 कंपनियों पर लगा दी पाबंदी, ईरान के साथ डील करने पर लिया बड़ा एक्शन, जिसके बाद भारत का क्या रहा रिएक्शन। साथ ही भारत और उज्बेकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास को लेकर बहुत बड़ी खबर। तो वही तिब्बत में इस खतरनाक साजिश को अंजाम दे रहा है चाइना। भारत से हुई जंग तो भाई भाई से लड़ाने की तैयारी, बताएंगे आखिर कितना बड़ा कदम उठाया है चाइना ने तिब्बत पर। सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, मानते हैं कि अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत ने फिलीपींस को दिया ब्रह्मास्त्र मिसाइल तो आग बबूला हुआ चाइना, कहने लगा धमकी देते हुए कि ब्रह्मोस से तीसरे देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बता दें, भारत की ओर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिलीवरी फिलीपींस को मिलने के बाद चीन की बौखलाहट सामने आई है। फिलीपींस को ऐसे समय भारत से मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है जब उसका बीजिंग के बीच साउथ चाइना सी में तनाव है। फिलीपींस को मिसाइल की पहली खेप पहुंचने के 1 हफ्ते बाद चीनी सेना की ओर से इस पर बयान दिया गया है। गुरुवार को भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी पर हुए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान न पहुंचे। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कंपनी हू कियान ने कहा कि चीन हमेशा मानता है कि दो देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग से किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, फिलीपींस को हथियार मिलने से पूरे तरीके से खौफ में है चाइना और डर के साये में धमकी देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन करे तो सब कुछ बहुत बढ़िया और भारत करे तो सब कुछ खराब। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है चाइना को। साथ ही बता दें, अमेरिका ने भारत की 3 कंपनियों पर लगा दी पाबंदी, ईरान के साथ डील करने पर लिया बड़ा एक्शन। दरअसल अमेरिका ने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं जिन्होंने ईरान के साथ कारोबार किया था। इनमें भारत की भी 3 कंपनियां अब शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ईरान की ओर से यूक्रेन युद्ध के लिए रशिया को ड्रोन भेजे गए थे और इस डील में इनकी ओर से मदद की गई थी। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने जांच में पाया है कि इन कंपनियों ने ईरान के साथ रशिया की डील में मदद की थी। अमेरिकी विभाग के अनुसार इस डील में मुख्य कंपनी सहारा थंडर थी, जिसने ईरान के ड्रोन्स को दूसरे देशों में बेचने में मदद की। सहारा थंडर को इस डील में मदद करने का आरोप भारत की 3 कंपनियों बोले तो जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर लगा है। अमेरिकी एजेंसी के अनुसार ईरानी सैन्य यूनिट सहारा थंडर एक विशाल शिपिंग नेटवर्क वाली कंपनी है। यह ईरान के रक्षा और सशस्त्र बल रसद मंत्रालय की ओर से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशिया, वेनेजुएला और कई देशों में ईरानी वस्तुओं की बिक्री करती है। तो वहीं आपको बता दें आखिर क्या है INSTC, जिस पर भारत, रशिया और ईरान ने लगाया बड़ा दाव। अमेरिकी प्रतिबंधों की कैसे होगी काट। दरअसल अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाना एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका और कई विकसित देशों ने रशिया पर आर्थिक समेत कई किस्म के प्रतिबंध लगाए थे। ईरान इजराइल के बीच तनातनी के बीच भी अमेरिका ने ईरान पर बैन लगाए। अभी हाल ही में ईरान से दोस्ती करने और व्यापार समझौते करने पर पाकिस्तान को इसी तरह की पाबंदी की धमकी दी गई। अब ऐसे में भारत, रशिया और ईरान ने भी मिलकर व्यापारिक मार्ग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC का विकास करने की ठानी है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है ये INSTC, तो आपको बता दें, ईरान, रशिया और भारत द्वारा सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा स्थापित करने पर सहमति जताई गई थी। ये एक मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा है, यानी कहीं समुद्र मार्ग तो कहीं रेल मार्ग तो कहीं सड़क मार्ग इस गलियारे का हिस्सा है। ये गलियारा हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान से होते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ता है, फिर रूसी संघ से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तर यूरोप को जोड़ता है। यानी कि अब अमेरिका के इस प्रतिबंध की काट निकाल रहे हैं ये तीनों देश। साथ ही साथ बता दें, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बड़ी युद्ध अभ्यास इस पर क्यों है पड़ोसियों की नजर। बता दें, भारत और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण यानी कि 5th एडिशन चल रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह अभ्यास फिलहाल उज्बेकिस्तान के सुरखोंडारियो क्षेत्र में टर्मेज आर्मी ट्रेनिंग एरिया में चल रहा है। इस साल के अभ्यास का भारत के सेना प्रमुख और उज्बेकिस्तान के लड़ाकू प्रशिक्षण के उप रक्षा मंत्री ने 18 अप्रैल 2024 को उद्घाटन किया था। हालांकि यह अभ्यास 28 अप्रैल 2024 तक चलेगा।
भारत उज्बेकिस्तान के इस संयुक्त सेना अभ्यास का नाम डस्ट लिक है, जो कि उज्बेक में जारी है। इस रणनीतिक सहयोग का मकसद सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सेना की आतंकवाद विरोधी क्षमता को बढ़ाना है, जिससे दोनों देशों की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। खास तौर पर पहाड़ी और छोटे शहरी इलाकों में सेनाओं को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में अपनी इंडियन आर्मीज को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इस प्रशिक्षण के लिए। साथ ही साथ बता दें, तिब्बत में इस खतरनाक साजिश को अंजाम दे रहा है चाइना। भारत से हुई जंग तो भाई को भाई से लड़ाने की तैयारी। बता दें, हाल ही में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी रूसी ने RUSI रूसी ने वॉर क्लाउड्स ओवर द इंडियन हॉरिजॉन नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि अगले 5 साल यानी 2025 से 2030 के बीच हिमालय में भारत चीन के बीच जंग छिड़ सकती है। 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान हिंसा के बाद से ही चीन आक्रामक तरीके से तिब्बत बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। चीन की रणनीति है कि भारत के खिलाफ किसी भी संभावित जंग के आशंका में वो तिब्बतियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे और तिब्बतियों के खिलाफ लड़ाए। चीनी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन न केवल तिब्बती बच्चों का जबरन मंदारिन पढ़ा रहा है, बल्कि उनके हाथों में हथियार भी थमा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें PLA में भी शामिल कर रहा है। हाल ही में एक युवा तिब्बती लड़की को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स यानी पलाफ में शामिल कर उसे फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी है। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं कैसे भाई से भाई को लड़ाने की साजिश रच रहा है चाइना और कैसे तिब्बत में इस खतरनाक साजिश का अंजाम दे रहा है। बहरहाल इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे भारत को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भारत को 20 साल बाद मिली बहुत बड़ी सफलता, तालिबान की हुई बल्ले बल्ले। तो वहीं सदमे में पहुंच गया पाकिस्तान। जी हाँ, भारत ने समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट पर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। भारत और ईरान ने 2 दशकों से अधिक समय से चले आ रहे प्रयासों के बाद चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। मिंट ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार देश में आम चुनाव के बाद इस अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। चुनाव के बाद भारत के जहाजरानी मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के ईरान का दौरा करने की योजना है, जहां भारत की मदद से विकसित इस बंदरगाह पर देश के नियंत्रण का रास्ता खुलेगा। नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने मिंट से इस बारे में पुष्टि की है। जी हां, सिस्तान बलूचिस्तान के समुद्र पर स्थित इस रणनीतिक महत्व के बंदरगाह को भारत ने विकसित किया है। साथ ही साथ बता दें, कौन है ये भारतीय छात्रा जो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने पर अमेरिका में हुई गिरफ्तार। बता दें, अमेरिका में इजराइल विरोधी प्रदर्शन करने वाली भारतीय मूल की एक छात्रा को अरेस्ट किया गया है। यह छात्रा अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की छात्रा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार की गई छात्रा तमिलनाडु में पैदा हुई अचिंत्य शिवलिंगन है और उसके साथ ही हसन सैयद नाम के एक और युवक की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग कई अन्य लोगों के साथ गाजा पट्टी में फलस्तीनियों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों का विरोध कर रहे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी प्रिंसटन एल्यूमनाई वीकली की रिपोर्ट से मिली है। यूनिवर्सिटी की प्रवक्ता जेनिफर मोरिल ने बताया कि दोनों छात्रों के कैंपस में आने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में बिना अनुमति के टेंट लगाने और आंदोलन करने का भी आरोप इन लोगों पर है। हालांकि इन लोगों को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने की परमिशन होगी। तो वहीं आपको बता दें, शिया देश ईरान में सुप्रीम लीडर खुमैनी के करीबी मौलवी ने पैगंबर पर की अपमानजनक टिप्पणी, जिसके बाद भड़क उठे लोग। दरअसल ईरान में प्रभावशाली मौलवी अली रजा पनाहियान के कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सुप्रीम लीडर खुमैनी के करीबी होने की वजह से पनाहियान पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ईरान में पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में मौलवी पनाहियान पर ऐसा ही आरोप लगा, लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी है। इस पर ईरानी सरकार के दोहरे मानदंड की ओर इशारा किया गया। लोगों का मानना है कि सरकार से करीबी के चलते मौलवी पनाहियान को दंडित नहीं किया गया। तो वहीं बता दें, भारत के डिजिटल विकास की यूनाइटेड नेशन में हुई जमकर तारीफ। UNGA अध्यक्ष ने कहा, इससे लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की है। भारत की तरक्की का उदाहरण देते हुए डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत का विकास इस बात का उदाहरण है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक परिवर्तन और प्रगति का वाहक है और अगर समावेशी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सभी को समान अवसर मुहैया करा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने महासभा के 78वें सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि इस साल जनवरी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचा का व्यापक विस्तार हुआ है और इससे लाखों लोग जो पहले आर्थिक व्यवस्था से बाहर थे उन्हें डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास से वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि हासिल हुई है। तो वहीं आपको बता दें,
चीन के साथ खुलकर आए मुइजू, भारत का विरोध दरकिनार। मालदीव लौटा ड्रैगन का जासूसी जहाज, बता दे चीनी समुद्री कथित अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 3। मालदीव वापस लौट आया है। भारत की ओर से चीनी जहाज की माले में मौजूदगी पर ऐतराज को मालदीव की मोहम्मद मुइजू की सरकार ने दरकिनार करते हुए फिर से इसको एंट्री दे दी है। न्यूज पोर्टल आधाधु.com के मुताबिक गुरुवार सुबह चीनी जहाज थिलाफुशी औद्योगिक द्वीप के बंदरगाह पर खड़ा किया गया था। मालदीव की मुइजू सरकार ने जहाज को डॉक करने की अनुमति की पुष्टि की है, लेकिन इसकी वापसी की वजह का खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही इस खबर से एक चीज तो पता चलती है कि मुइजू और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग की मिली भगत है और कहीं ना कहीं जिनपिंग मालदीव को गर्त में डुबा कर ही रहेगा और इस बात को मुइजू समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना भारत के साथ उनको बैर रखना है रख सकते हैं। आने वाला वक्त उनको जरूर रियलाइज करवा देगा, मानते कि नहीं दोस्तों आप लोग। साथ ही बता दें भारत को टक्कर देने के फेर में फंसे तुर्की के खलीफा एर्दोगन तो कुवैत हुआ आग बबूला। 17 अरब के नए कॉरिडोर पर तगड़ा झटका। जी हां, भारत के मिडल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर में शामिल नहीं किए जाने से भड़के तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को इराक, तुर्की, कतर और यूएई ने बगदाद में एक नए रोड कॉरिडोर को बनाने पर एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस नए रोड प्रोजेक्ट को बनाने पर 17 अरब डॉलर का भारी भरकम खर्च आएगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति 13 साल बाद इराक के दौरे पर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि ये नया कॉरिडोर स्वेज नहर और भारत के बनाए जा रहे मिडल ईस्ट कॉरिडोर को चुनौती देगा। इससे पहले भारतीय कॉरिडोर में शामिल नहीं किए जाने से भड़के खलीफा एर्दोगन ने धमकी दी थी कि तुर्की के बिना कोई भी कॉरिडोर सफल नहीं होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट में कुवैत को शामिल न किए जाने से वो भड़क उठा है। जी हां दोस्तों, इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अब तुर्की का सपना सच होता दिखाई दे रहा है। 2 सप्ताह पहले ही इराक ने कुवैत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था ताकि एक टेलीकॉम रूट को तैयार किया जा सके जो यूरोप से जोड़ेगा। इससे खाड़ी के देशों और यूरोप के बीच कनेक्शन सीधा जुड़ जाएगा। तो वहीं बता दें पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर, संदेश खाली मामले में सीबीआई की बड़ी छापेमारी, भारी मात्रा में बरामद किए गए गोला बारूद और हथियार। जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुकी है। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वो संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड व निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की पीड़िता है। तीनों आरोपित शाहजहां शेख, शिवू हाजरा और उत्तम सरदार सलाखों के पीछे हैं। जी हाँ, भारी मात्रा में हथियार और बम मिलने के बाद अधिकारियों की इसकी सूचना उचित अधिकारियों को दी गई। इसके बाद एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। इस बार लग रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सारे पोल हथकंडे खुल जाएंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पर? आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।